नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेसहारा माँ बनी करोड़पति। रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से एक जगह पर बैठी हुई है और वह बार बार ट्रेन की ओर देखे जा रही है। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके आसपास कोई दिखा। उस बूढ़ी औरत की यह दशा रेलवे स्टेशन पर सफाई करने वाला एक सफाई कर्मचारी देख रहा था। वह सफाई कर्मचारी सोहन जब सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर आया, तब से उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे देखा था और अब दोपहर के खाने का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आंखों से ट्रेन के अंदर देखे जा रही थी, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को ऐसी अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर दया आ गई और वह सफाई कर्मचारी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप किसका इंतजार कर रही हैं और आपको कहाँ जाना है? सोहन के सवाल पर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरा बेटा आयुष अभी अंदर गया है, और बोला, माँ तुम यहीं बैठो, मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। लेकिन बेटा, पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर आ सकते हो कि वह अभी तक क्यों नहीं आया। दरअसल मुझे मेरा बेटा अपने साथ दिल्ली लेकर जा रहा है। और ट्रेन के अंदर जाकर बोला, माँ आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। बेटा, अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। मैं थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। ठीक है अम्मा जी, आप यहीं बैठिए। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? वह बुजुर्ग औरत बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा। फिर सोहन बोला, माँ जी चलिए, कुछ देर आराम कर लीजिए, आपका बेटा आएगा तो आप चले जाना। नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा। वह बूढ़ी औरत बोली, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। सोहन समझ चुका था कि अब इनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका बेटा अब आपको लेने कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई अपनी वृद्ध माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर। इस पर वह अम्मा जी थोड़ी नाराज होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मेरे बेटे को नहीं जानते हो। मेरा बेटा मुझे बहुत मानता है। यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। सोहन अम्मा जी की तसल्ली के लिए अंदर देखकर आया और आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर से वह खुद को समझाती हुई बोली, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए। अम्मा जी की बात सुनकर सोहन वापस अपने काम में लग गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। सोहन अपने घर जाने वाला था। अंधेरा हो चुकी थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ने लगी थी और ठंड की वजह से वह कांप रही थी। सोहन एक भला आदमी था। उसने उस महिला के पास आकर कहा, अम्मा जी, आपका नाम क्या है? वह महिला बोली, बेटा, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल मेरा बेटा काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है। वह मुझे गांव से शहर अपने पास लेकर जाने वाला था, लेकिन कब से मुझे यहाँ बैठा कर इंतजार करवा रहा है। सफाई कर्मचारी यूं बोला, अम्मा जी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह फिर से वापस यहाँ आ जाइएगा। तभी विजय लक्ष्मी जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा आयुष यहाँ आया तो वह मुझे यहाँ ना पाकर बहुत परेशान हो जाएगा।
तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। सोहन विजयलक्ष्मी जी को शॉल देते हुए बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं तो आप यहाँ आराम से बैठिए और यह शॉल ले लीजिए, बहुत ठंड होती है, खामखा बीमार हो जाएंगी। और हाँ, मैं अपने साथी को कहकर जाता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता दीजिएगा। तब विजयलक्ष्मी जी ने शॉल ली और उसे लपेट कर बैठ गई। वह सोहन को लाखों दुआएं देने लगी। अब सोहन अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी की आज की इस घटना के बारे में बताया। इधर विजयलक्ष्मी जी की भूखी प्यासी बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब उन्हें बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि सुबह से लेकर रात भी बीत गई, उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आया। वह अपने बेटे के अलावा एक सोहन को ही जानती थी, लेकिन अब तो वह भी वहां नहीं था। वह बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रही। अगली सुबह जब सोहन वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि विजयलक्ष्मी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। सोहन ने आते ही सबसे पहले उनसे पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोते हुए विजयलक्ष्मी जी बोली। तो सोहन उनसे बोला, अम्मा जी, मुझे कल ही शक हो गया था कि आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वह आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही विजयलक्ष्मी जी फुट फुट कर रोने लगी। उनकी यह हालत देखकर सोहन सोचने लगा कि शायद अब यह अम्मा जी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। इसलिए सोहन अपने काम पर लग गया और विजयलक्ष्मी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रही और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोगों की भीड़ देखकर सोहन भी वहां आया। रेलवे स्टेशन के सभी कर्मचारी भी वहां एकत्रित हो गए। सोहन ने आकर देखा कि विजयलक्ष्मी जी नीचे जमीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लेटा दिया। इतने में रेलवे स्टेशन के एक अन्य कर्मचारी एक डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और इंजेक्शन दी। कुछ ही देर में विजयलक्ष्मी जी को होश आ गया। होश में आते ही सोहन ने उनसे पूछा, माँ जी, क्या आपने कल से कुछ खाया नहीं है? विजयलक्ष्मी जी ने बोला, नहीं बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरा साथ ऐसा करेगा। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे जिससे मैं कुछ खरीद भी पाती। सोहन बोला, अम्मा जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात करेंगे। सोहन विजयलक्ष्मी जी को लेकर वहीं पास के एक कैंटीन में गया और उसने विजयलक्ष्मी जी के लिए खाना मंगवाया। खाना खाते समय सोहन विजयलक्ष्मी जी से बातों बातों में यह जानने की कोशिश की कि वह माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थी? और अम्मा जी, अब जब आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने गांव वाले घर वापस क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तो आपकी जिंदगी और मुश्किल में भी पड़ जाएगी। विजयलक्ष्मी जी बोली, बेटा, मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए सोहन ने कहा। तो विजयलक्ष्मी जी ने बताया कि उनका बेटा जब उन्हें शहर ले आने के लिए गांव आया था तो उसने कहा कि माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलिए मेरे साथ, और अब हमारा वापस गांव में आना नहीं होगा तो हम घर को बेच देते हैं। और इस तरह उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहते हुए विजयलक्ष्मी जी रोने लगी। उनकी यह दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह बेचारा करे भी तो क्या करे। वह खुद एक छोटी सी नौकरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वह कुछ ना कह सका।
दोनों लोग खाना खा चुके। सोहन ने खाने का बिल दिया और विजय लक्ष्मी जी को कुछ रुपए देकर उन्हें तसल्ली देते हुए वह वहां से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर अंधेरे में फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे। वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वहीं पड़े पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण वह कुत्ते और ज्यादा भी भौंक रहे थे। वह बेचारी बूढ़ी औरत अपने आप को बचाने के लिए उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे धीमे कदमों से पीछे की ओर हट रही थी। वहीं पर लगी एक रोड लाइट की रोशनी में वह बूढ़ी औरत पहुंच गई, जिन्हें देखकर सोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि विजय लक्ष्मी जी हैं। विजय लक्ष्मी जी की यह हालत देखकर अब सोहन से रहा ना गया। वह वहां गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर विजय लक्ष्मी जी को एक तरफ बैठा दिया और थोड़ा साइड में जाकर अपनी बीबी सीमा को फोन करके आज की सारी बातें बताता है। सीमा, मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण नहीं बचा पाया, लेकिन अगर इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और एक बूढ़े इंसान को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ अपने घर ले आऊं। सीमा बोली, कोई बात नहीं, अगर आपको सही लगता है तो ले आइए। हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसे उनकी मदद करेंगे। फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं वैसे वो भी रहेंगी। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ और विजय लक्ष्मी जी को लेकर अपने घर पहुंच गया। उसका घर काफी छोटा था, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। विजय लक्ष्मी जी ने जब उसकी परिस्थिति को देखा तो कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कारण खामखा परेशान हो जाओगे। सोहन बोला, कोई बात नहीं अम्मा जी। विजय लक्ष्मी जी बोली, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए परेशान मत हो बेटा, मैं कहीं और रह लूंगी। सोहन कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है, उल्टा खुशी होगी, है ना सीमा? सीमा ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही तो होगा, तो बस आप मान लीजिए कि आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। विजय लक्ष्मी जी अंदर आ गई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठ गए। विजय लक्ष्मी जी अभी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, वह भी सबके साथ खाना खाने लगी। सीमा ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें अपने बच्चों की तरह ही समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती तो आप मुझे बताएं। विजय लक्ष्मी जी सीमा की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी, सदा खुश रहो। उम्र के जिस पड़ाव पर मुझे मेरे अपने बेटे ने ही ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछते हुए सीमा बोली, बस माँ जी, आप खाना खा लीजिए और आराम से सो जाइए। अगली सुबह सोहन नहा धोकर अपने काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल विजय लक्ष्मी जी और सीमा ही बचे थे। वह दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रहीं।
सीमा ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब कुछ बताया और वैसे ही विजयलक्ष्मी जी ने अपनी बहू बेटे की करतूत के बारे में बताएं, जिन्हें सुनकर सीमा को बहुत दुख हुआ। माँ जी, आपके बेटा बहू कितना घटिया इंसान है। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है। विजयलक्ष्मी जी सीमा से कहती हैं, बेटा तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल और नीयत बहुत साफ है। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। अब शाम को सोहन आया और सबके साथ बैठकर खाना खाया और खूब गप्पे मारे। धीरे धीरे विजयलक्ष्मी जी भी परिवार के साथ घुल मिल गई थी। सीमा भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना और बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटी छोटी जिम्मेदारियों से वह मुक्त हो गई थी और वह इस बात से बहुत खुश थी कि वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि आपके आने से पूरी हो गई है। आप हमारे घर की ढाल की तरह हैं। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन विजयलक्ष्मी जी ने सोहन से कुछ काम करने के लिए कहा तो सोहन ने साफ साफ मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता तो क्या तब भी आप उससे यही कहती। मुझे आपसे काम करवाना पड़े, अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं अम्मा जी, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और सीमा दोनों हैं ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। सीमा भी कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप परेशान मत होइए। यह सब सुनकर विजयलक्ष्मी जी कुछ और ना कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। सीमा बोली, देखा माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वह नहीं मानेंगे, पर आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं। अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर सीमा जोर से हंसने लगती है और विजयलक्ष्मी जी से कहती है, माँ जी, आप परेशान मत होइए। इतना कहकर सीमा किचन में चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आई। नाश्ता करके सोहन अपने काम पर चला गया। बच्चे भी स्कूल चले गए। तभी विजयलक्ष्मी जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे एक थैला दे दो। थैला लेकर विजयलक्ष्मी जी बाजार के लिए निकल गई। बाजार से लौटते समय रास्ते में एक आदमी लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें हर एक टिकट 100 रुपए की थी और लॉटरी की रकम पहले विजेता की 10 करोड़, दूसरे विजेता की 5 करोड़ और तीसरे विजेता की 50 लाख रुपए थी। विजयलक्ष्मी जी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वह टिकट खरीद ली और वह घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सब्जियां सीमा को दी। विजयलक्ष्मी जी ने उसे वह टिकट भी दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख ले, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। सीमा बोली, माँ जी, यह आप क्या ले आई हैं? यह सब झूठी बातें होती हैं। मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते हुए नहीं देखा है। खैर कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर सीमा ने वह लॉटरी की टिकट अपने पास संभाल कर रख दी। अब विजयलक्ष्मी जी भी जब भी बाजार जाती तब एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया कि माँ जी, आप टीवी चला कर रखना, इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा आपको टिकट लेकर वहां आना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपकी लॉटरी लग जाती है। ठीक है बेटा। विजयलक्ष्मी जी घर आकर सारी टिकट सीमा को संभाल कर रखने के लिए दे देती हैं। दूसरे दिन सुबह ही विजयलक्ष्मी जी सीमा से वह टिकट मांगने लगी। वह बोली, सीमा, कल बहुत ज़रूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा,
इस बारे में सीमा या विजयलक्ष्मी जी ने सोहन को नहीं बताया था। विजयलक्ष्मी जी ने सीमा को सोहन को इस बारे में बताने से रोक रखा था। वह बोली, सीमा रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे, और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे कहीं खो गए। सोहन को बता देंगे तो खामखा वह भी उम्मीद लगा लेगा, और अगर लॉटरी नहीं लगी तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने ही देते हैं। सोहन के जाने के बाद सीमा और विजयलक्ष्मी जी टीवी खोलकर बैठ गई, और जब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था, विजयलक्ष्मी जी अपनी टिकट भी अपने सामने रख कर बैठ गई, और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था, वैसे वैसे वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। विजयलक्ष्मी जी और सीमा दोनों ही जीतने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तीसरी विजेता से बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन विजयलक्ष्मी जी का नंबर दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था, और वह दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रही। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वह दोनों अपना माथा पटकते हुए बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? क्योंकि पहले वाले विजेता का नंबर भी विजयलक्ष्मी जी के पास टिकट में से एक का भी नंबर मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर सीमा उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहला विजेता है, इसके लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है, पढ़ने में गलती हो गई है। और अब उस एंकर ने जैसे ही प्रथम विजेता की लॉटरी की टिकट का नंबर घोषित किया तो सीमा और विजयलक्ष्मी जी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि विजयलक्ष्मी जी की कल जो टिकट लेकर आई थी वही टिकट प्रथम विजेता की नंबर से मेल हो रही थी। यह देखकर दोनों खुश होकर नाचने लगी। दोनों खुशी के मारे उछल रही थी कि तभी सोहन घर आ गया। दरअसल वह अपना कोई जरूरी कागज भूल गया था। वह उन कागजों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो सोहन हंसता हुआ बोला, अरे क्या बात है, आज तो आप दोनों बहुत खुश हैं। तब सीमा खुशी से बोली, अब आपको यह छोटी सी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब अच्छा ही होगा। तब सोहन बोला, क्या कह रही हो सीमा, तुम भी ना हद करती हो। विजयलक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूला नहीं समाएगा। सोहन ने पूछा, आखिर ऐसा हुआ क्या है, अब बता भी दो। तभी विजयलक्ष्मी जी ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई, और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वह भी, जिसे देखकर सोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है। माँ विजयलक्ष्मी जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आज तू अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दे दी जाएगी। सोहन ने आज की छुट्टी लेकर विजयलक्ष्मी जी के साथ उस पते पर पहुंचा जहां इनाम की राशि दी जानी थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभी विजेता वहां पर पहुंच चुके थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दे दी गई। लॉटरी जीतने वाली खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जैसे ही विजयलक्ष्मी जी के बेटे आयुष को इस बारे में पता चला कि उसकी माँ करोड़पति बन गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अपना माथा पटकते हुए जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे एक तरकीब सूझी। अपनी माँ को लूटने के इरादे से वह उसी शहर के लिए निकल पड़ा जहाँ उसकी माँ रहती थी, पर उसे उस जगह का एड्रेस भी पता नहीं था। उसने रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे सोहन के घर के बारे में पता चला। आयुष सोहन के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था
आसपास पूछने से पता चला कि सोहन और उसका परिवार यहाँ से कहीं और रहने लगे हैं। ईश्वर की कृपा से करोड़पति बनने के बाद वह अपने नए घर में चले गए थे, जहाँ उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसन से पूछने पर पता पूछकर विजय लक्ष्मी जी का बेटा उस पते पर भी चला गया। उसने जाकर देखा कि गेट पर एक चौकीदार बैठा हुआ है। वह उस चौकीदार से कहता है कि भाई साहब, यहाँ इस घर में एक विजय लक्ष्मी नाम की औरत रहती है। वह मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा आयुष आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फोन करके पता करता हूँ। उसने विजय लक्ष्मी जी को फोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर एक आदमी आया है और वह कह रहा है कि वह आपका बेटा है। उसका नाम आयुष है। वह आपसे मिलना चाहता है। विजय लक्ष्मी जी ने गुस्से में कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ है। उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। विजय लक्ष्मी जी के लाख मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहां से जाने के लिए बोला। आयुष अपनी माँ से कैसे मिले और किस तरह से वह उन्हें मनाएगा, यह सब सोचने लगा, क्योंकि अब तक वह समझ चुका था कि उसके माँ उससे बहुत नाराज है, जिन्हें मनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तभी आयुष चौकीदार को गुमराह करके चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर जाकर चिल्लाने लगा, माँ माँ माँ, कहाँ हैं आप? देखो तो आपका बेटा आपसे मिलने आया है। मैं आपसे मिलने के लिए कब से तरस रहा था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विजय लक्ष्मी जी हॉल में आई तो देखी आयुष वहाँ खड़ा था। आयुष अपनी माँ को देखकर विजय लक्ष्मी जी के गले लगने को उनके पास गया तो विजय लक्ष्मी जी उसे धक्का देते हुए बोली, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। इतना कहकर वह सोहन को आवाज़ लगाई। सोहन अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ अम्मा जी? आप क्यों चिल्ला रही थी? आप ठीक तो हैं ना? तब विजय लक्ष्मी जी बोली, सोहन, यही वो नालायक स्वार्थी है जो स्टेशन पर अपनी माँ को छोड़कर चला गया था। सोहन, इस नालायक को इस घर से बाहर निकाल दो। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। आयुष फिर से विजय लक्ष्मी जी के पैरों में लिपट गया तो सोहन बोला, तो तू है वह नालायक बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, जिसने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगी। वहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे। आज तुम्हें अपनी माँ की याद कैसे आई है? तुझ जैसे कमीनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तू यहाँ किस मकसद से आया है मैं वह भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। तब आयुष चुपके से चाकू निकालकर अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। तभी विजय लक्ष्मी जी बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी भी अपनी जान नहीं दे सकता। वह केवल दूसरों की जान ले सकता है। यह सब ड्रामा बंद करो। विजय लक्ष्मी जी चिल्लाती हुई बोली, नहीं माँ, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। खुद को मारकर आप लोगों को अपने हत्या के जुर्म में फंसा दूंगा, या फिर आप मुझे इनाम के वह पैसे दे दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी विजय लक्ष्मी जी खुद उसे घर से भगाने के लिए आगे बढ़ी तो आयुष अपनी माँ को खींचकर उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और सोहन को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इस बुढ़िया को जान से मार दूंगा। सोहन विजय लक्ष्मी जी की जान को खतरे में देखकर घबरा गया और बोला, नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं तुम्हें जितनी भी रकम है वह देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी हुई सीमा यह सब चुपके से देख रही थी, जिस पर विजय लक्ष्मी जी के बेटे आयुष का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था।
सीमा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी दे दी। सोहन ने विजयलक्ष्मी जी की जान बचाने के लिए सीमा को आवाज़ लगाई और कहा, सीमा घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब भरकर ले आओ। मुझे मेरी जान, माँ की जान से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। यह सब सुनकर आयुष बहुत खुश हो जाता है। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में। तब विजयलक्ष्मी जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है। ज़रूरी नहीं कि तू अपना खून है तो बस तू ही प्यार कर सकता है। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया। उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आयुष विजयलक्ष्मी जी की बातों में लगा था। सीमा द्वारा केस करने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वह समय से पहले वहां आ पहुंचे और सभी लोग धीरे धीरे अंदर आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने आयुष के माथे पर बंदूक तान दी और तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया और आयुष को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई क्योंकि पुलिस ने किसी की जान लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा था। विजयलक्ष्मी जी अपने बेटे सोहन और बहू सीमा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सोहन और सीमा की गरीबी दूर हो गई और विजयलक्ष्मी जी को भी एक प्यारा सा परिवार मिल गया। उन्होंने एक असहाय की मदद की और ईश्वर ने फलस्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। शायद वह सोहन और सीमा के कर्मों का ही फल था जो उन्हें मिला और विजयलक्ष्मी जी भी किस्मत की अच्छी थी कि उन्हें एक सगे बेटे बहू से भी ज़्यादा मान देने वाले बेटा बहू मिल गए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपका अपना खून है तो केवल वही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते अपनों से भी ज़्यादा अपने हो जाते हैं, जितना आपके अपने रिश्ते भी नहीं हो पाते। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के मन में जब तक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम भावना, मान सम्मान ना हो, स्वार्थी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता, चाहे वह उसके अपने ही क्यों ना हों। आजकल अपने बेटे बहू ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं क्योंकि बुढ़ापे में वही माँ बाप उन बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी दुनिया और अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।